अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। उसके अलावा हम एक बेसिक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल के बारे में, और उसके बाद हम सिर्फ एक पार्ट ऑफ सेल साइकिल डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में, जो कि है इंटरफेस। व्हाट इज़ एक्चुअली सेल? हम सबको पता है कि सेल क्या होता है। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारी जो ज़िंदगियों का जो बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। और फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड। ये जो सेल डिवीजन या सेल साइकिल का प्रोसेस है, हमारी जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी होती है या कोई रिपेयरिंग का प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होना होता है, तो उसके लिए सेल साइकिल या सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हमारी बोन्स, हमारे ब्लड, हमारे मसल, हर एक चीज़ में सेल्स हैं। वी कैन से डैट कि सेल्स हमारी बॉडी के मोनोमर्स हैं। सेल साइकिल की बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट a cell undergo from the time it is produced until it completes replication या mitosis। सेल उस वक्त से जब सेल पैदा होता है और अनटिल वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो जाता, उस कंप्लीट फेस को, उस कंप्लीट साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। और सेल साइकिल में हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है जो कि दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके अलावा इट अकर्स इन द एनिमल्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिपेयर फेस। ग्रोथ फेस की तो हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जैसे ही एनिमल में ग्रोथ हो रही होती है तो उसके सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं। लेकिन रिपेयरिंग फेस में यह है कि समटाइम बोन ब्रेक हो जाती है, या कोई मसल रप्चर हो जाता है, या कोई वाउंड आ जाता है एनिमल की बॉडी पे। तो उन वाउंड की रिपेयरिंग, मसल की रिपेयरिंग और बोन की रिपेयरिंग जो है वो भी सेल डिवीजन से ही होती है। यानी जो रप्चर ओल्ड सेल है उनको न्यू सेल जो है ओवरकम कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वाउंड हील्स हो जाती है, वो फ्रैक्चर बोन सही हो जाती है। सेल साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ पे सेल साइकिल की एक बेसिक क्लासिफिकेशन दी है। सेल साइकिल को किन फेसेस में क्लासीफाई किया जाता है? सेल साइकिल को बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, इंटरफेस एंड एम फेस। इंटरफेस को फर्दर थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 एस फेस एंड G2 फेस। और जो एम फेस है उसे दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमारा जो आज का मेन फोकस होगा वो इंटरफेस और उसके तीन फेजेस G1 एस फेस और G2 फेस पे होगा। इंटरफेस क्या है? एक्चुअली हमारा जो सेल साइकिल है 24 घंटे में कंप्लीट होता है, यानी 24 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है एक सेल साइकिल के कंप्लीट होने में। और सेल साइकिल का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो इंटरफेस होता है, यानी 90% जो हमारा टोटल सेल साइकिल है वो इंटरफेस है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, और ये फेज़ जो है वो सेल को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। यानी इस फेज़ में वो सारी बेसिक चीज़ें रेप्लिकेट हो जाती हैं, बन जाती हैं, सिंथेसाइज हो जाती हैं, जो क्या कि सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इंटरफेस को तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं, गैप वन फेज विच इज़ G1 फेज, सिंथेसिस फेज विच इज़ द एस फेज, एंड गैप टू फेज विच इज़ द G2 फेज। गैप वन फेज, G1 फेज में देर इज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन, यानी एंजाइम्स और प्रोटीन G1 फेज में प्रिपेयर होते हैं, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन होता है, RNA सिंथेसिस होती है। उसके अलावा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड, जो कि है रॉ मटेरियल सच एज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे जाके प्रूव करूँगा, लेकिन फ़िल वक्त आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड बन रहे हैं, ये आगे जाके यूज़ होंगे। यानी बात हम ये प्रूव करेंगे कि जो सेल है, जिस भी स्टेज पे या जिस भी सीक्वेंस के साथ सेल डिवीजन को लेके चल रहा है, हर एक स्टेज पे जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है वो अगले फेज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर सेल G1 फेज़ में जो प्रोडक्ट्स बना रहा है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं होती हैं, या वो इतनी क्वांटिटी में प्रिपेयर नहीं होती जितनी सेल को रिक्वायर होती है, तो सेल नेक्स्ट फेज़ में नहीं जाता। इसके लिए चेक पॉइंट्स होते हैं सेल के अंदर। सेल चेक करता है हर एक फेज़ की कंप्लीशन के बाद कि जो भी मटेरियल या जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो इस काबिल हैं कि सेल जो है वो नेक्स्ट फेज़ में चला जाए, या उनकी क्वांटिटी इतनी है कि जो नेक्स्ट फेज़ है वो ईज़िली अकर हो सके। उसके बाद इतनी चीज़ें जो सेल के अंदर बन रही हैं, DNA एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास रॉ मटेरियल्स बन रहे हैं, तो सेल जो है वो साइज़ में स्वेल कर जाएगा। दैट इज़ वाई जो हमारा G1 फेज़ है इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। उसके अलावा G1 फेज़ में 11 आवर्स का टाइम लगता है, यानी टोटल सेल साइकिल में 24 घंटे लगते हैं, और उस 24 में से 11 घंटे सिर्फ G1 फेज़ में लगते हैं सेल को। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम सिंथेसाइज होता है जिसे हम हेलिकेस एंजाइम कहते हैं।
हेलिकेज एंजाइम हमारे पास आगे जाके डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है उसको अनजिप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेलिकेज एंजाइम ही है जो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को अनजिप करता है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हो सके। उसके अलावा एटीपी सिंथेसिस होती है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस सेल के अंदर अकर हो रहे होते हैं उन सब के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो एनर्जी हमारी बॉडी को एटीपी की सूरत में मिलती है। सो एटीपी की भी सिंथेसिस होती है यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास सेकंड फेस आता है विच इज़ द सिंथेसिस और एस फेस। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट हेडिंग पे फोकस करें, दैट इज़ डीएनए इज़ रेप्लिकेटेड, यानी एस फेस में सबसे पहली जो चीज़ हो रही है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आप वो जी फेस की लाइन को याद करें जिसमें रॉ मटेरियल्स बन रहे थे, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जी1 फेस में रॉ मटेरियल्स बन गए थे। अगर जी1 फेज़ में ही वो रॉ मटेरियल्स ना बनते जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन करवानी थी तो सेल नेक्स्ट फेज़ में ना जाता। सो डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह भी ये है कि जब पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल हमारे पास बनते हैं तो दोनों के पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल जाए। सो दैट इज़ वाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर। उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हमें न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसके इर्द गिर्द डीएनए रैप होता है। वो इस वजह से रैप होता है क्योंकि डीएनए वेरी लार्ज इन साइज़, लेंथ में बहुत लंबा होता है और उसे एक छोटे से सेल के अंदर एडजस्ट करना, उसको इजी बनाने के लिए जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है वो उस 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप होता है, जिसकी वजह से वो एक छोटे से सेल के अंदर फिट आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रोसोम है उसमें डिवीजन होती है जिसके रिजल्ट में हमारे पास सेंट्रियोल्स आते हैं, जो कि आगे हम एम फेस में जब डिस्कस करेंगे तो ये सेंट्रियोल्स सेल के ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। उसके अलावा एनिमल्स में जो है एस फेस की सिंथेसिस यानी सिंथेसिस फेस जो है वो अकर होता है, प्लांट्स में ये अकर नहीं करता। नेक्स्ट फेज इज़ द गैप 2 और G2 फेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन यानी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनती है वो होती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं और उससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स भी इंशाल्लाह हम माइटोसिस में डिस्कस करेंगे। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं। सो अटैचमेंट में जो रोल है वो प्ले करते हैं। उसके अलावा आरएनए की सिंथेसिस होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एप्रेटस है, राइबोसोम्स है और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस जो हैं वो भी रेप्लिकेट होती हैं ताकि डॉटर सेल्स में मूव कर सकें। क्रोमोसोम कंडेंसेशन होती है। जैसे ही सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी हमें माइक्रोस्कोप से विजिबल नज़र आना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन्स। सो कंडेंसेशन ऑल्सो अकर इन G2 फेज। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिखाया गया है। हमारे पास जो इंटरफेस है, इंटरफेस का ओवरव्यू है जिसमें G1 फेस में एंजाइम एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं। एस फेस में हमारे पास डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस है। G2 फेस में प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस है। उसके अलावा क्रोमोसोम कंडेंसेशन है। इन तीनों फेजेस के बाद सेल एम फेस में जाता है, यानी सेल टोटली प्रिपेयर हो चुका है इंटरफेस से गुजर कर। उसके पास वो सारी रिक्वायर्ड मटीरियल अब हैं जो कि आगे एम फेस के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इंटरफेस इज़ कॉल्ड एज द प्रेपरेटरी फेस, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार हो जाए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।